भगदड़ के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। कहाँ पे क्या चूक हुई, किस कारण? परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं, बल्कि कई दौरे भी प्रयागराज में किए। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक। आज मैं थोड़ा सा अलग हट करके बात करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। आज 2025 में देखिए, जिस तरह से महाकुंभ एक सनातन का, एक धर्म का एक प्रतीक रहा है, एक वहाँ आस्था की डुबकी लगाए जाते थे, लेकिन वह एक राजनीतिक मंच बन चुका है, एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। और उस अखाड़े में हर कोई अपना अपना भूमिका निभा रहा है कि मैं किस तरह से अग्रसर हो जाऊं, किस तरह से आगे बढ़ूं, और उसको लेकर के तमाम चीज़ें हो रही है। एक आस्था, ऐसा आस्था है जो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। कहा जाए तो देश आज़ाद होने से पहले शंकराचार्य ने शुरुआत किया था, 1800 के आसपास में शुरुआत किया था, और उस समय से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोग आ रहे, साधु संत अपने आप को पवित्र करने आते, अपने आप को संगम में आते हैं, और किसी तरह की कोई राजनीति नहीं थी, किसी तरह का कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। ये सब सारे चीज़ें कभी कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन चीज़ें बदलती गई और चीज़ें चेंज होते गई। जब से अंग्रेज आना शुरू हुआ तो पॉलिटिकल पार्ट पढ़ाना शुरू किया, और पॉलिटिक्स के जरिए लोगों को तोड़ने का काम किया और लोगों को अलग अलग करने का काम किया। शायद उसी की उपज अब भी भारत के लोगों में बढ़ रही है और भारत के लोगों में दिखने को मिल रहा है, और उसी की उपज के बदौलत आज महाकुंभ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि महाकुंभ देश आज़ाद होने के बाद 1954 में पहली बार लोग सनातन का आस्नन करने गए थे, और वहाँ पर अमृत बेला का वो आस्नन करने गए थे। लेकिन उस स्नान में ज़्यादातर नागा, साधु, संत ये सब भी बाबा हुआ करते थे, और कुछ लोग वैसे भी लोग थे जिनकी आस्था ज़्यादा गरिमा रही है तो वो स्नान करते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं होती थी कि इलाहाबाद संगम में स्नान करें। ऐसे ऐसे 4 जगह है, या तो उज्जैन में कर लेते थे, चाहे वो हरिद्वार में कर लेते थे, चाहे नासिक में कर लेते थे। ऐसा मान्यता है कि अमृत का कुछ 4 जगह अंश गिरा और वहाँ से पवित्रता का बंधन निभाया जाता है। लेकिन जिस तरह से 2025 में, यानी इससे पहले 2013 में स्नान हुआ था, उस समय भी कुछ भगदड़ की घटनाएं आई थी और कुछ समय ऐसी घटनाएं घटी थी। लेकिन 2025 यानी 12 साल बाद, हर 12 साल के बाद मनाया जाता है, लेकिन इस 12 साल के बाद जो 2025 है, एक महाकुंभ जनसैलाब हुआ है। ऐसा अमृत बेला सुना जाता है कि पहली बार मिलने को मिला है, यानी 144 साल बाद मिला है। तो इसे एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, एक हिंदू राष्ट्र को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। और दूसरी बड़ी बात है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक अखाड़ा भी चल रहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र भी चल रहा है। उसको आज हम खुलासा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश अब किस तरह से चल रही है, यानी गुटबाजी हो रही है देश में तमाम राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं। एक दूसरे को गिराने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे कटाच कर देते हैं, लगता है कि वह एक दूसरे के जानी दुश्मन है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अब जो हमारा देश में जो अग्रसर, जो नेता कहते हैं ना, सर्वेसर्वा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रिफ्लेक्शन है जिस तरह से वो हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे मंच को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा कोई अभी पटल पे कोई नेता दिखता नहीं है। और इनकी जो लाइफ है, एक लाइफ स्टाइल है, बहुत सारा मैंने कह सकते हैं 30 तक उन्होंने राजकाज को संभाल रहे हैं और 2029 तक संभालेंगे। लेकिन 2029 के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर करके कई सारी टिप्पणियां चल रही है, या आम जनता लोग शायद नहीं समझ पाते हैं या उतनी दूर तक नहीं सोच पाते हैं। लेकिन राजनीतिक अखाड़े के जो विचारक हैं वो अपनी लड़ाई आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद को सोचते हैं। तो यानी जो लोग कहीं ना कहीं इस सपने के साथ जी रहे हैं कि आने वाला समय में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उनके लिए यह बहुत सारी एजेंडा ऐसे होते हैं, वैसे कार्यकाल होते हैं कि ऐसे ऐसे उनके कार्यकाल में ऐसी टिप्पणियां बन जाए जिससे उनकी पहुंच बन सके और वह धरातल पटल पे आ सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा, अगर ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई चेहरा अगर है तो बीजेपी में दिखता है। बीजेपी में कोई बड़ी एक चेहरा निकल करके नहीं आ रहा था। जिस तरह से देखा जाता, अमित शाह को लोग उतना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे पाएंगे, राजनाथ सिंह भी अब वो बूढ़े हो चले हैं, यानी उनके जो मेन जो लीडर्स थे वह अब प्रधानमंत्री के पद के लिए तैयार नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या किया जाए?
इसको लेकर के एक बीजेपी में सन्नाटा है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसको लेकर के कई सारे एपिसोड अब बहुत जल्द बनने वाले हैं, यानी 27-28 में आपको दिखने को मिल जाएंगे कि 29 में पीएम प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन, यह सारी चीज़ें होगी, इसकी सारी पटल पे भूमिका होगी और उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र में हमारे लोग ही आने वाले जनरेशन को संभाले, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से एक जो चेहरा कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बन रहा है या दिख रहा है, तो कोई और नहीं, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। और योगी जी का जो लाइफ स्टाइल, उनके कई सारे आप संसद वाले जो स्पीच सुनेंगे तो वह क्लियर कट आता है, कहता मैं सत्ता का मोह नहीं है ना लालच है, मैं शुरू से ही संत साधु रहा हूँ, मैंने घर परिवार को छोड़ा है अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, और इसके लिए मैं जान लगा दूंगा, और जान पड़ी तो जान दूंगा और नहीं तो जान ले भी सकता हूँ। ऐसी तमाम चीज़ें वो कहते हैं और पूरी तरह से योगी लिबास में रहते हैं और एक मस्त कहते हैं ना कि एक पूरी रणनीति को तैयार करते हैं और पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी ये बात होती है कि वह एक हिंदू राष्ट्र है, संत है, तो खास करके हिंदू राष्ट्र को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे बाकी जो धर्म के लोग हैं उनको नीचा दिखाने के करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो आतंकी मामलों को इजाफा देता है, उनके वो लगाम कसते हैं। इसीलिए यूपी में जितने भी माफिया है योगी के निशाने पे, यानी योगी के रडार पर है, यानी जहां भी इस तरह की चीज़ें देख रही है तो उनको शूट एंड शॉट कर करके साफ करने की कोशिश की है। इसलिए खास करके उत्तर प्रदेश में माफिया जो राज है कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म करने का काम कहीं ना कहीं योगी सरकार किया है। अब आता है कि इनका रिफ्लेक्शंस जिस तरह से पहले हो रहा था, अब एक रिफ्लेक्शंस एक राष्ट्र के रूप में लोग देखना शुरू कर रहे हैं कि आने वाला समय एक पीएम का रूप में एक चेहरा, एक रिफ्लेक्शन अगर कोई है तो यह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी ही कर सकते हैं। यानी योगी का ही चेहरा प्रधानमंत्री के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। और इसका सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे जैसे कवि हैं, बस यही कह सकते हैं, या मनोज सर कह सकते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कुमार विश्वास, उनको एक रिफ्लेक्शंस भी दिखाए हैं अपने कविता के माध्यम से, अपने कथाकार के माध्यम से। कुमार विश्वास बहुत फेमस है, उन्होंने बताया है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे देश के प्रधानमंत्री ये है। और यह ज़्यादा पहले की घटना नहीं है, ये सब 3-4 महीने पहले की घटना है। उस 3-4 महीने की घटना ने कई सारे लोगों को ऐसा रिफ्लेक्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री अगर मोदी के बाद कोई अगर चेहरा दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ योगी ही दिखता है, जो एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस तरह से उनमें वो कर्मठ है, जिस तरह से वो कार्य करने की शक्ति है, जिस तरह से यूपी को एक क्लीन यूपी बना रहे हैं, और साथ साथ कई सारे जो पक्ष हैं और विपक्ष को लेकर के बहुत सारे सत्ता पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन यह दरअसल सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता की लड़ाई में हर कोई आगे आने के लिए चाहता है, तो चाहे वो पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है कि अगर इस तरह से इनकी राष्ट्र लोकप्रियता अगर बढ़ गई तो शायद हमारा पत्ता अब नहीं आने वाला है। जो हमारा जो विपक्ष में कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे, वो भूमिका निभा रहे थे कि आने वाला समय में कहीं ना कहीं मैं यूपी में आ सकूं, या तो फिर कहीं ना कहीं वो ख्वाब देख रहे थे। तो नरेंद्र मोदी पीएम हैं, उनके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के भी कोई नेता आ सकते हैं। हालांकि उनके तरफ से भी कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ नेता उभर कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में भी यह लालसा है, और विपक्ष में इस तरह से कई सारे गठबंधन देखने को मिले हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक साथ मिलते हैं और एक साथ अलग भी होते हैं, कहीं ना कहीं उसी चेयर के लिए, उसी एक रिफ्लेक्शंस के लिए कहीं ना कहीं वो कुर्सी हमें मिल जाए। लेकिन वो बात नहीं बन रही है, आपस में टूट भी हो जाती है और फिर वही सारे चीज़ चलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उसको लेकर के जिस तरह से अब आता है महाकुंभ की स्थितियों को समझिए तो ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। अगर इस राजनीतिक भूतल को कहते हैं ना, भूमंच को आप समझते हैं कि इस राजनीति में कोई एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जिसमें कहीं ना कहीं अभिमन्यु की तरह कोई फंसा हुआ है और वो निकलने के लिए बेचैन हो रहा है और एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए तैयार है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस तरह से योगी का एक नाम है, कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा और कई सारे संज्ञान से उनको देखा जाता है, योगी है, संत है, और जिस तरह से
यूपी में माफिया को साफ कर रहे हैं और जिस तरह से एक अच्छा यूपी का निर्माण कर रहे हैं, तो एक यूपी में तो लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है और देश में भी हलचल बढ़ रही है। उनका भाषण कहीं ना कहीं हरियाणा में भी असर पड़ा है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में असर पड़ा है और उसको लेकर के बीजेपी में वोट परसेंटेज का एक आंकड़ा बढ़ा है। तो इसको लेकर करके कहीं ना कहीं अब जो चेहरा है इसको वर्ल्ड वाइज रिफ्लेक्शंस की ज़रूरत थी। तो अगर कोई चेहरा रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उनके अलावा कोई है नहीं। एक योगी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर दे तो इससे बड़ी कोई चेहरा अब आ नहीं सकता है। तो शायद यह एक दौर था, एक समय था कि महाकुंभ को भी आना था इसी में, और महाकुंभ कहीं ना कहीं योगी के रिफ्लेक्शन में 4 चांद लगाने वाले थे। अब देखिए योगी ने जिस तरह से महाकुंभ के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की, लोगों के लिए एडजस्टमेंट कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, किस तरह से इतना लोग आएंगे, उनको सारे एकोमोडेशंस फैसिलिटी करना है, ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब करीब ऐसा बताया जाता है कि 41,000 टॉयलेट फैसिलिटी बने हैं। उसके बाद कई सारे रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, हर तरह के लोगों की तमाम व्यवस्था की गई है। यानी इस तरह से कई महीने लगे होंगे वो योगी को इस तरह से रिफ्लेक्शंस को तैयार करने में, और कई सारे लोग के साथ मिलकर के कई सारे नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरह से लोगों से बात हुई होगी, क्योंकि पूरी दुनिया से करीब लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और अभी तक ऐसा रिकॉर्ड आ चुका है कि मोर देन 60 कंट्री के लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और उनका जो स्वाद है कहीं ना कहीं वो बात है, वह सुन करके लगता है कि इंडिया से ज़्यादा खुश तो वही लोग नज़र आ रहे हैं। यानी जिस तरह से डुबकी लगाते अपने आप को पवित्रता की बातें करते, जिस तरह से सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, और लगता है कि हाँ, कहता है कि एक ऐसा है राष्ट्र जिसमें एक उमंग है, एक साहस, एक उत्साह है, वो सब सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के लोग अपनी मिट्टी को, खुशबू को पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बगल में, कहते हैं ना कि बगल में राम, मन में राम, बगल में छुरी, मौका पाके काटे मुड़ी। ऐसी कहावत है कि हमारे बगल में ही राम है लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, और इसी वजह से ये सब सारी तमाम चीज़ें होती है। अब आता है कि सत्ता के खिलवाड़ों में ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ें जो साफ निकल करके आई कि जो भगदड़ हुई है, जिस तरह की घटनाएं घटी है, वह घटनाएं रात में हुई है, यानी रात में 2-3 बजे के आसपास भगदड़ की घटनाएं घटी है। अब इसको थोड़ा गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, फिर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ों को लेकर करके। हम सारे कमेंट को भी वॉच आउट करेंगे और उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे। जो 2-3 बजे की जो घटनाएं हुई है, तो सबसे पहले कई संतों की भी राय है, यानी तुलसी पीठाधीश कहते हैं, राम भद्राचार्य कहते हैं कि 2-3 बजे स्नान करना, बहुत कम लोग स्नान करते हैं, ज़्यादातर संत लोग स्नान करते हैं, और ज़्यादातर नागा बाबा साधु जो लोग हैं वो 2-3 बजे उठते हैं और 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें स्नान किया करते हैं। बाकी नॉर्मल्स लोग अपना दिनचर्या 5 बजे से 4-5 बजे से करते हैं, महाकुंभ में स्नान लेते हैं। लेकिन वो 2-3 बजे कुछ लोग स्नान करने के लिए गए, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर कुछ बात करने लगी, भागदड़ की बात करने लगी, कुछ ऐसी चीज़ें कहने लगी, भागो भागो, और उसको लेकर के भीड़ भागना शुरू होगी। कई लोग तो सोए थे, पता भी नहीं था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अचानक से भागो भागो, वो नींद में थे, उनको तो बस इतना ही पता था भागना भागना, कुछ गलत हुआ है, और शायद उसके वजह से वो भाग दौड़ होने लगी और भगदड़ होने लगी। उस समय भी बहुत सारे ऐसे थे जो भी लोग थे, कई लोग सोए हुए थे और कई लोग ड्यूटी पे थे कि ऐसी घटनाएं घटती नहीं है, आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है, ऐसी घटनाएं घट जाए और इस तरह की चीज़ें हो जाए। तो कभी कभी लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं है। घटनाएं घटती है, भगदड़ होती है, और अचानक से मीन्स इस चीज़ों को लेकर के कहीं कुछ ऐसा देखा नहीं गया, किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतना व्यवस्था आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले 2013 में भी हुई थी, भगदड़ हुई थी, उसमें भी कितने लोगों की प्रॉब्लम्स हुई थी। उस समय सरकार भी कोई और था, विपक्ष के सरकार थे, लेकिन इस तरह की कोई टिप्पणियां नहीं हुई थी, इस तरह की तैयारी नहीं हुई, इस तरह का संग्राम, इस तरह का महाकुंभ का ऐलान नहीं हुआ था। यह पहली बार अगर कोई कर रहा है, इस तरह की रणनीति भी अगर सेध रहा है, अगर भारत को इस तरह से वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, तो कुछ ऊंच नीच अगर हो भी जाए, ऐसे होती नहीं है, तो उसका जिम्मेदार खुद इंसान को लेना चाहिए कि हमारे राज्य में रहते हुए ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही चाहिए। हर हिंदू को, जो लोग साथ दे रहे हैं, जो लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उस सबको खड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ,
ऐसी घटनाएं मेरे कारण से हुई है, इसकी घटनाएं ऐसे इस कारण से हुई है, होना चाहिए और बातें करना चाहिए एक अच्छा, क्योंकि जिस पर्पज़ से आप वहाँ जाते हैं, जिस पर्पज़ से वहाँ डुबकी लगाते हैं, ये अपने आप में कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है। दूसरी बात है कि संत साधु लोग कभी भी, एक तो जीवन से वो अलग ही लाइफ जीते हैं, इनको मोह माया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। कुछ साधु संत होते हैं जो ढोंगी होते हैं, या उनको खिलाफ कह सकते हैं कि कई सारे अंधविश्वास पैदा कर देते हैं, उनको हम छोड़ के बात करते हैं। वो 10% लोग हैं जो भड़काऊ चीज़ें बोलते हैं और लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। या साधु संत हो सकते हैं, हाफिज हो सकते हैं, या कई सारे जो वैसे उस कहते हैं ना धर्म के आस्था रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे धर्मों को लेकर के लड़ाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं साधु संत की बात करता हूँ, नागा साधु की बात करता हूँ, जो कहाँ से आ जाते हैं उस महाकुंभ में पता भी नहीं रहता, इसके बाद वो कहाँ चल जाएंगे किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा। और इससे पहले किसी को कोई पता नहीं था कि इतना साधु संत भी है हमारे देश में, इतने सारे लोग भी हैं। अगर देखा जाए तो पूरे साधु संत को अगर हम खड़ा कर देंगे तो हिंदुस्तान का फौज अकेले से अकेले साधु संत ही संभाल लेंगे, इतने सारे साधु संत हैं। लेकिन देखिए वो महाकुंभ में ही आते हैं और नजर आते हैं और गायब भी हो जाते हैं और अपने अपने चले जाते हैं, अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। उनको इस तरह से सत्ता और मोह माया ये सब सारी चीज़ों से निकल चुके हैं, तो फिर इस तरह का भगदड़ में उन लोगों का नाम कैसे आता है और उन लोगों के पीछे ये सब साजिश क्यों की जा रही है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लड़ाई है, ये कह सकते हैं ना एक राजनीतिक लड़ाई है। और इस राजनीतिक लड़ाई से किसको कौन फायदा पहुंचा रहा है, कौन फायदा नहीं पहुंचा रहा है, यह बहुत काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है। इससे पहले भी कई सारी लड़ाइयाँ हुई है, कई सारे भगदड़ हुए हैं। अयोध्या मंदिर को लेकर के कितने सारे मरे थे, कितने सारे नरसंहार हुए हैं। अगर हम सारे चीज़ों को गिनना शुरू कर दे तो उसकी एक लंबी लाइन लग जाएगी जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसी आस्था की डुबकी है, केवल एक भगदड़ की वजह से लोग कहते हैं मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और इसके लिए देखिए आज संत ही लड़ रहे हैं, और संत में सबसे बड़े संत हैं, कहते हैं ना कि अभिमुक्तेश्वर संत कहते हैं, वो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। और दूसरे तरह से राम भद्राचार्य अपने आप को, ये तो सब कोई जानता है, जगत गुरु है, उनकी बात की वैल्यू होती, गरिमा होती है। वो खुद कहते हैं कि यह शंकराचार्य नकली है। यानी उनका अगर बचपन और लाइफ स्टाइल ऐसा देखा जाए, कई सारे वीडियोस वैसे मिल जाएंगे, फुटेज मिल जाएंगे कि जो शंकराचार्य हैं, जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, जो खास कर करके बीजेपी के लिए इस्तीफा की बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं कर पाए। तो ऐसे कई सारे सवाल उठ जाते हैं कि वो है कौन। तो उनकी पास्ट हिस्ट्री को मैंने थोड़ा अध्ययन कर करके देखा, समझा कि ये आखिर है इंसान को क्यों, आखिर योगी को इस्तीफा देने के लिए बात क्यों कर रहे हैं, यानी उनसे इनको पट क्यों नहीं रही है। दोनों संत आपस में, योगी भी संत है, भी संत है, तो आपस में क्यों नहीं है। और खास करके वो खुद यूपी के हैं, तो उनके जो बैकग्राउंड मैंने समझने की कोशिश किया, तो शुरू से ही वो आवेग किस्म के इंसान है, बचपन से उनका वैसा रहा है, आवेग में रहे, घर से पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था, घर वाले ने उनको निकाल कर करके बाहर बनारस में भेज दिया था। ऐसे कई सारी कहानियां उनके बचपन से ऐसी कहानियां निकल के आती है। उसके बाद जब वो कॉलेज में थे तो कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं और कांग्रेस के छाप के साथ उन्होंने अपना एक अच्छा खासा नेतागिरी का भी काम किया और विनिंग भी रह चुके हैं। यानी शुरू से ही कांग्रेस का उनका कहीं ना कहीं समर्थन रहा है। तो हम बात तो नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, उसके बाद क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती। तो इस पटल पे एक छोटी सी भगदड़ को लेकर के कहते हैं कि मुख्यमंत्री नाकाम है, ये घटनाओं ऐसी सी घटनाओं हो जा रही है, हमको सीसीटीवी फुटेज देखना है। अरे बाबा क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे बाबा अगर सीसीटीवी फुटेज देखने लगे तो देश में संविधान विधान कानून की कोई व्यवस्था ही नहीं रही। सारे बाबा चला दो, फिर देश वही चलाओ। फिर आपको इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए था, आपको बात करना चाहिए था, लोगों को संबोधित करना चाहिए था। तो फिर इसी महाकुंभ में लड़ाई क्यों? इसके बाद भी लड़ाई हो सकती थी, इससे पहले भी लड़ाई हो सकती थी। उस समय तो बाबा सोए रहते हैं। और जब ऐसी ऐसी चीज़ें कोई अगर बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं और देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो एक छोटी सी भगदड़ को लेकर के एक ऐसा महायुद्ध बताया जा रहा है, एक ऐसा जंग सैलाब बनाया जा रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं योगी की जो गरिमा है उसको नीचे करने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं डुबाने की कोशिश की जा रही है। आज हर चैनल पे, हर माध्यम से कहीं ना कहीं उसी भगदड़ की रैलियां चल रही है। यह क्या दिखाता है? क्या लोग आना कम कर दिए हैं? क्या लोग जाना कम कर दिए हैं? यानी देखा जाए तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी भी लाखों लाखों करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है।
पहले व्यवस्थाएं इतनी भी नहीं होती थी जितनी अब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इतने कुछ आज सोशल मीडिया के जरिए लोग दिखा दे रहा है तो लोगों को मन में लग रहा है हम तो इतना सोच के गए थे भाई, अभी तो उतना मिला नहीं। ऐसे कितने सारे प्रतिक्रिया आते हैं, हमारे भाई बंधु दोस्त लोग आते हैं, देख करके आते तो बताते हैं कि मैंने तो सोचा था कि ये सारी व्यवस्था। अरे भाई आप करने क्या गए थे? व्यवस्था लूटने गए थे कि आप संगम स्नान करने गए थे? तो ये सब सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो उसको धूमिल करने के लिए कई सारे ऐसे ऐसे चीज़ें चलती हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये सब सारे भगदड़ होते हैं, लोग भागते हैं, लेकिन उसको सहारा देने के लिए देखिए अब हिंदू कम पड़ गया, अब मुसलमान भाई लोग सहारा के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके लिए मस्जिदे के दरवाजे खोल देते हैं, इमाम बाड़ा के दरवाजे खोल देते हैं, 25,000 कंबल बांट देते हैं, लंगर खाना की व्यवस्था हो जाती है। क्या वहाँ पर और ऐसे हिंदू नहीं थे जो इस तरह की व्यवस्था कर पाते, या उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि मुसलमान भाई की ही जरूरत पड़ी? ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश में इस तरह की यूनिटी है, एकता है, और इस तरह का होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही होता है कि ये केवल मुस्लिम को ही एक ऐसा भाग्य क्यों आया और बाकी लोग कम पड़ गए थे क्या इस आस्था को लेकर के हजारों लाखों लोग आ रहे हैं दान पुण्य करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, कई सारे अन्नदान पत्रदान कई सारे चल रहे हैं, कई सारे इस्कॉन के भी कई सारे अन्नदान का भी चल रहा है, लोगों को लाखों लोगों को खिला रहे हैं। उनकी आज तक कोई खबर नहीं दिया है, कोई न्यूज़ नहीं फैल रहा है। लेकिन एक भगदड़ को न्यूज़ को लेकर के जिस तरह से शरण करने वाले जिनको शरणार्थी दिया है, जो इमाम बाड़ा लोगों ने उनके लिए दरवाजे खोला, प्यार दिया, उसको लेकर के खूब टेलीकास्ट हो रहा है। लेकिन कई सारे मेरे पास भी आते हैं डोनेशंस के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों का आता है कि आप डोनेट कर दिए आस्था के नाम पे, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन वो सही में रियल में काम कर रहे हैं। इस्कॉन वाले भी डोनेशंस के लिए, लोग डोनेट करने के लिए ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसको लेकर करके डोनेशंस की बातें चल रही है। यानी कई सारे लोग लाखों करोड़ों डेली आ रहे हैं, उनको खिलाने के लिए, उनको वस्त्र देने के लिए, दान करने के लिए लोग जा रहे हैं। और ऐसा आज से नहीं है, सदियों से रहा है, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखा रहा है, उस तरह की कोई बातें नहीं कर रहा है। लेकिन बस उस भगदड़ को एक महाभगदड़ बता करके सरकार के निकम्मापन को दिखाया जा रहा है। यानी जो एक रिफ्लेक्शंस में बता रहा था, कहीं ना कहीं एक पीएम की रिफ्लेक्शंस को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा था, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई और चेहरा दिखता नहीं है। और अगर ये चेहरा अगर हाईलाइट हो गया तो शायद कोई चेहरा बचेगा भी नहीं, तो फिर पक्ष और विपक्ष की लड़ाइयाँ कैसे होगी? ये सब तमाम चीज़ें लेकर करके कई सारे अभी षड्यंत्र चल रहे हैं। और अब देख लीजिए बाबाओं का चक्कर चल गया, अब संत लड़ रहे हैं आपस में और संत एक दूसरे को खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज करीब 13 ऐसे अखाड़ा हैं जो साधु संत हैं, कहीं ना कहीं योगी के सब समर्थन में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, साधु संत आपके साथ हैं। मुझे पता है फूल बरसा रहे हैं। अगर उनके काम, उनकी व्यवस्था के प्रति हमारा संदेह है और हमारी निष्ठा पक्की नहीं है, तो कौन है जो यहाँ आकर ठीक कर देगा? साधु संतों का राय है, क्योंकि उनको सत्ता से लोभ नहीं है, उनको मोह माया नहीं चाहिए, ये सब चीज़ों से निकल चुके हैं। अगर वो इस बात को करते हैं, उस बात को मानते हैं, तो आप एक अगर इंसान कुछ विपक्ष में कहता है और 99 लोग पक्ष में कहता, तो आप किसको वोट करते हैं? तो बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी है, बहुत सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। अन्यथा अगर किसी चीज़ तरह न्यूज़ को कैसे आप देखते हैं, रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, वह काफ़ी कुछ मायने रखता है। तो जाइए, बहुत लोग अभी तो जा ही रहे हैं, अभी तो कितने दिन बचे हैं, अभी कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग अभी और आएंगे, कहीं कमी नहीं हुई है, पहले से ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। क्योंकि ये सब बहुत सारे चीज़ें घटनाओं को लेकर के इतना दिखा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आना कम कर दिए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खुद कहते हैं जगत गुरु से, खुद या फिर उनसे कहते हैं, शंकराचार्य से कहते हैं, मेरे से आके लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आए कि ना आए, वहाँ व्यवस्था ठीक है नहीं ठीक है। अरे भाई लाखों करोड़ों लोग ये सब कभी पूछा नहीं करते थे, आया नहीं करते थे, सब लोग आते थे जाते थे, सब सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब कई सारे मठाधीश, कई सारे साधु संत इस बात को लेकर करके कई सारे उंगली कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब तमाम खबरों को लेकर करके आप क्या राय रखते हैं? जो चीज़ें मैंने धरातल पटल पर रखा, या एक पॉलिटिकल लड़ाई है, ये पॉलिटिकल अखाड़ा है, या देश में एक दूसरे को तोड़ने की साजिश की जा रही है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट किसी को दिया जा रहा है और उस तरह से इस
इस जो एजेंडा को, जो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेटिव है, इसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, या जो चेहरा रिफ्लेक्ट होकर के आने वाला 2029 के लिए तैयार हो रहा है पीएम का चेहरा, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई चेहरा अगर है तो आप बताइए कौन है। अगर यूपी में कोई नया मुख्यमंत्री बन भी सकता है तो उनके टक्कर का अभी कौन है। ये सब तमाम चीजें अब बातें हो रही है, चल रही है। फिलहाल इन सब चीजों को लेकर के आपके मन में कौन सी विचारें कौन रही है, कितना सोचते हैं कि यह चीजें धरातल पटल पर सही है, या फिर यह जोड़ो तोड़ो का अभियान में कौन साजिश कर रहा है, कौन आगे निकल रहा है, कौन किसके पीछे दबोचने की कोशिश कर रहा है। ये सब तमाम खबरों के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस बातों को शेयर करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें, जितना हो सके लिखें, और लोगों तक शेयर करना ना भूलें।